एक नदी जो कभी भारत की सबसे महान नदियों में गिनी जाती थी। एक नदी जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में बार बार किया गया। एक नदी जिसे ज्ञान और विद्या की देवी का स्वरूप माना गया। लेकिन आज वह नदी पृथ्वी से लगभग गायब हो चुकी है। यह कहानी है उस रहस्यमयी नदी की जिसे दुनिया जानती है, सरस्वती के नाम से। कहा जाता है कि आज भी यह नदी बहती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। क्या यह केवल एक मिथक है या सचमुच कभी पृथ्वी पर एक महान नदी बहती थी? अगर सरस्वती वास्तव में मौजूद थी, तो वह अचानक गायब कैसे हो गई? और अगर वह गायब हो गई, तो उसके निशान आज कहाँ मिलते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोजने वाले हैं सरस्वती नदी के रहस्य को। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक स्थान है जिसे दुनिया त्रिवेणी संगम के नाम से जानती है। ये वह स्थान है जहां दो नदियां साफ दिखाई देती हैं, गंगा और यमुना। लेकिन मान्यता है कि यहाँ तीसरी नदी भी मिलती है, सरस्वती, जिसे अदृश्य माना जाता है। हजारों वर्षों से लोग मानते आए हैं कि यह नदी पृथ्वी के नीचे बहती हुई गंगा और यमुना से मिलती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच कोई नदी अदृश्य होकर बह सकती है? सरस्वती नदी का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सरस्वती को केवल एक नदी नहीं, बल्कि सबसे महान नदी कहा गया है। वहां उसे कहा गया है नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ और माताओं में श्रेष्ठ। ऋग्वेद के अनुसार यह नदी पहाड़ों से निकलती थी और अत्यंत विशाल जलधारा के साथ मैदानों की ओर बहती थी। कुछ वर्णनों में तो इसकी धारा को गरजते हुए तूफान के समान बताया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह कोई छोटी नदी नहीं, बल्कि अत्यंत विशाल नदी रही होगी। ऋग्वेद में सरस्वती के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक भी मिलता है, अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वती, अर्थात हे सरस्वती, तुम माताओं में श्रेष्ठ हो, नदियों में श्रेष्ठ हो और देवियों में श्रेष्ठ हो। यह श्लोक इस बात का संकेत देता है कि उस समय सरस्वती केवल एक नदी नहीं, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय जलधारा रही होगी। प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती नदी का स्थान यमुना और सतलुज के बीच बताया गया है। कई वैदिक ग्रंथों में इसके किनारे बसे हुए क्षेत्रों का भी वर्णन मिलता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता के कई महत्वपूर्ण केंद्र इसी नदी के किनारे विकसित हुए थे। महाभारत में भी सरस्वती नदी का कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है। महाभारत के तीर्थयात्रा वर्णनों में सरस्वती नदी के किनारे बसे कई पवित्र स्थानों का उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस नदी के किनारे अनेक आश्रम, तीर्थ और विद्या के केंद्र स्थित थे। यह केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का भी केंद्र रही होगी। लेकिन समय के साथ इस नदी का प्रवाह कम होने लगा और बाद के ग्रंथों में सरस्वती को सूखती हुई नदी के रूप में वर्णित किया गया। महाभारत में एक स्थान का उल्लेख मिलता है जहां यह नदी रेगिस्तान में जाकर लुप्त हो जाती है। उस स्थान को कहा गया है विनाश, जहां नदी का जल अचानक गायब हो जाता है। पौराणिक कथाओं में सरस्वती के लुप्त होने के कई अलग अलग कारण बताए गए हैं। एक कथा के अनुसार पांडव जब अपने अंतिम सफर पर स्वर्गारोहिणी की ओर जा रहे थे, तो उन्हें सरस्वती नदी पार करनी थी। कहा जाता है कि भीम ने एक विशाल चट्टान उठाकर नदी के ऊपर रख दी, जिससे एक प्राकृतिक पुल बन गया। आज भी उत्तराखंड के माणा गांव में एक विशाल पत्थर का पुल दिखाई देता है, जिसे लोग भीम पुल कहते हैं। एक दूसरी कथा महाभारत की रचना से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब वेद व्यास महाभारत का वर्णन कर रहे थे और गणेश उसे लिख रहे थे, तो सरस्वती नदी का शोर इतना अधिक था कि लेखन कार्य में बाधा आने लगी। तब क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया गया और नदी धीरे धीरे पृथ्वी से लुप्त हो गई। लेकिन क्या वास्तव में किसी श्राप के कारण इतनी बड़ी नदी गायब हो सकती है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था? 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल के कुछ भूवैज्ञानिकों ने थार के रेगिस्तान का अध्ययन किया और उन्हें वहां सूखी हुई नदी के विशाल मार्ग दिखाई दिए। 1874 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इसे लॉस्ट रिवर ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान की खोई हुई नदी कहा गया। इसके बाद सरस्वती नदी को लेकर वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ने लगी। जब पुरातत्वविदों ने उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में प्राचीन शहरों का अध्ययन किया, तो एक रोचक तथ्य सामने आया। सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्रमुख शहर सीधे सिंधु नदी के किनारे नहीं, बल्कि एक सूखी नदी के किनारे बसे हुए थे। इन शहरों में कालीबंगन, राखी घड़ी, बनावली और भिड़ाना जैसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। इन सभी स्थानों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वे एक ऐसे सूखे नदी मार्ग के किनारे स्थित हैं जिसे आज घग्गर हकरा पैलो चैनल कहा जाता है।
कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि संभव है कि यही सूखा नदी मार्ग कभी प्राचीन सरस्वती नदी रहा हो। कई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि जब इस क्षेत्र में बहने वाली महान नदी का प्रवाह कम होने लगा तो उसके किनारे बसे हुए कई शहर धीरे धीरे छोड़ दिए गए। इसीलिए कुछ शोधों में यह संभावना भी व्यक्त की जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे जल स्रोतों में बदलाव भी एक कारण रहा हो सकता है। कई शोधों और उपग्रह चित्रों के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने सरस्वती नदी के संभावित मार्ग का अनुमान लगाने की कोशिश की है। इस अनुमान के अनुसार यह नदी हिमालय के क्षेत्र से निकलकर हरियाणा और राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण तक बहती रही होगी। आज भी इस पूरे क्षेत्र में कई स्थानों पर सूखे नदी मार्ग दिखाई देते हैं, जिन्हें प्राचीन नदी के अवशेष माना जाता है। इसी संभावित मार्ग को कई शोधकर्ता सरस्वती नदी का मार्ग मानते हैं। आधुनिक शोध का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ जब सैटेलाइट तकनीक विकसित हुई। भारत की अंतरिक्ष संस्था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने उपग्रह चित्रों का अध्ययन किया। इन चित्रों में रेगिस्तान के नीचे प्राचीन नदी के मार्ग दिखाई दिए, जिन्हें पैलो चैनल्स कहा जाता है, यानी ऐसी नदी के निशान जो कभी बहती थी लेकिन अब सूख चुकी है। इन पैलो चैनल्स का मार्ग हिमालय से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कच्छ के रण तक जाता दिखाई देता है। भारत की कई वैज्ञानिक संस्थाओं जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और विभिन्न तकनीकी संस्थानों के शोधकर्ताओं ने भी इस क्षेत्र में भूवैज्ञानिक और जलवैज्ञानिक अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों में कई स्थानों पर प्राचीन नदी मार्गों के संकेत मिले हैं और कुछ क्षेत्रों में गहराई में प्राचीन मीठे पानी के स्रोत भी पाए गए हैं। इन अध्ययनों से यह संभावना व्यक्त की गई है कि कभी इस क्षेत्र में हिमालय से आने वाली कोई बड़ी नदी बहती रही होगी। हरियाणा में एक स्थान है जिसे आदि बद्री कहा जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन सरस्वती नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। आज भी यहाँ एक छोटा जल स्रोत मौजूद है और स्थानीय परंपराओं में इसे सरस्वती से जोड़ा जाता है। तो अगर यह नदी वास्तव में मौजूद थी तो वह गायब कैसे हुई? वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण भूगर्भीय परिवर्तन। जब पृथ्वी की प्लेट्स धीरे धीरे खिसकती हैं तो नदियों के मार्ग भी बदल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कभी सतलुज नदी सरस्वती में मिलती थी, लेकिन बाद में उसका मार्ग बदल गया। इसी तरह यमुना नदी भी दूसरी दिशा में मुड़ गई। जब हिमालय से आने वाला जल सरस्वती तक पहुंचना बंद हुआ तो धीरे धीरे यह महान नदी सूखने लगी। हालांकि इस विषय पर सभी वैज्ञानिक एकमत नहीं हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन काल में वास्तव में सरस्वती नाम की एक विशाल नदी इस क्षेत्र में बहती थी। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभवतः कई छोटी नदियों का संयुक्त प्रवाह रहा होगा, जिसे प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती के नाम से वर्णित किया गया। इसलिए आज भी सरस्वती नदी का प्रश्न इतिहास और विज्ञान दोनों के लिए एक खुला रहस्य बना हुआ है। आधुनिक समय में भी सरस्वती नदी को लेकर शोध और प्रयास जारी हैं। हरियाणा राज्य में सरकार द्वारा कुछ परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य प्राचीन नदी मार्गों की पहचान करना और कुछ क्षेत्रों में जल प्रवाह को पुनर्जीवित करने की संभावनाओं का अध्ययन करना है। सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं है, वह एक प्रश्न है। एक प्रश्न जो हर उस वैज्ञानिक से पूछा जाता है जो रेगिस्तान में पानी के निशान ढूंढता है। एक प्रश्न जो हर उस श्रद्धालु से पूछा जाता है जो त्रिवेणी में अदृश्य धारा को महसूस करता है। और एक प्रश्न जो हर उस इतिहासकार से पूछा जाता है जो ऋग्वेद के उन श्लोकों को पढ़ता है जहां एक नदी को माताओं में श्रेष्ठ कहा गया। शायद सरस्वती हमें यही सिखाती है कि इतिहास में सब कुछ दिखता नहीं और जो दिखता है वही सच नहीं होता। कुछ नदियां आंखों से ओझल होकर भी स्मृतियों में बहती रहती हैं। कुछ सच्चाइयां मिट्टी के नीचे दबकर भी जिंदा रहती हैं। सरस्वती उन्हीं में से एक है, एक ऐसी नदी जो शायद अब दिखाई नहीं देती लेकिन आज भी बह रही है। इतिहास में, आस्था में और उन हजारों सवालों में जो आज भी अनुत्तरित हैं। इंडियन सीक्रेट आर्काइव्स में हम ऐसी ही खोई हुई कहानियों को खोजते हैं जो समय की धूल में दबी है लेकिन आज भी हमसे कुछ कहना चाहती हैं। अगर आपको यह यात्रा सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही रहस्यमयी ऐतिहासिक खोजों को देखते रहने के लिए इंडियन सीक्रेट आर्काइव्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं, महसूस करना चाहते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक और रहस्य, एक और परत, एक और सवाल के साथ।